तो ये बात है 25 मई 1956 की। एक लड़की की पैदाइश होती है मेक्सिको के एक सी साइड शहर में जिसका नाम होता है मैसेटलैंड। ये इलाका टूरिस्ट के बीच में खासा फेमस था। 7 बच्चों में क्लोडिया सबसे छोटी थी। ये 4 बहनें और इनके 3 भाई थे। इसकी माँ, जिसका नाम मारिया डेकरमैन एजरेक था, एक डोमिनेंट ऑथोरिटेरियन औरत थी जो कि धर्म को लेकर जिसका काफ़ी झुकाव था। क्लोडिया के पिता जो थे वो काम करते, मेहनत करते और घर चलाते, लेकिन अपनी ऑथोरिटेरियन बीवी के सामने सब में से भी बने रहते। अपने शुरुआती दिनों में क्लोडिया एक सोशली फ्रेंडली लड़की थी जो अपने दोस्तों के बीच खासी पॉपुलर थी और दिखने में भी अच्छी थी, लेकिन पढ़ने में कोई खास नहीं। ये कॉमर्स स्ट्रीम चुनती है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाती। माना जाता है कि जब क्लोडिया अपने टीन एज में थी तब इसने स्कूल में लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता था, जो कि ये दिखाता है कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत रही होगी। लेकिन बदकिस्मती से जब क्लोडिया 18 साल की थी तब इसके माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो जाता है। 19 साल की उम्र में क्लोडिया की मुलाकात एक अल्फ्रेडो नाम के शख्स से होती है जो कि एक बैंक एम्प्लॉय था और वो क्लोडिया से करीब 8 साल बड़ा था। अब आपस में मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है और इस मोहब्बत को परवान चढ़ाते हुए महज 2 साल बाद दोनों एक दूसरे से शादी करके क्वेरेटेरो नाम के इलाके में बस जाते हैं। नाउ ये जो शहर है वो भी अपने आप में एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस था। यहाँ पर कॉलोनियल रूल के दौरान बनाए गए बहुत सारी चर्च और मोन्यूमेंट्स थी जो कि 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। ये एक ऐसा शहर था जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम था और इस वजह से बाहर के लोग भी यहाँ पर शिफ्ट होते थे और अपनी कंपनीज भी खोलते थे और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी एक बेहतरीन शहर था। क्लोडिया और अल्फ्रेडो के 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है क्लोडिया मारिया, एना बेलेन और अल्फ्रेडो एंटोनियो। तीनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाते थे जिसका नाम था फ्रे लुइस डी लियोन स्कूल, जहाँ पर क्लोडिया खुद भी एज ए टीचर जॉब करती थी, जहाँ वो एथिक्स और रिलीजन के बारे में बच्चों को एजुकेट करती। अब यहाँ पर 1980 में जाकर दोनों के बीच प्रॉब्लम आने लगती है। क्लोडिया और अल्फ्रेडो के बीच दोनों एक दूसरे से झगड़ते और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसकी वजह थी क्लोडिया का अपने ही स्कूल के फादर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक नाजायज़ संबंध। लेकिन अल्फ्रेडो कोशिश करता है कि रिश्ते को किसी तरह बचाया जाए। दोनों एक मैरिज काउंसलर के पास भी जाते हैं ताकि अपनी शादी को बचाया जा सके, लेकिन मैरिज काउंसलर भी अब ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाती इनकी और काउंसलिंग के बाद भी लड़ाइयों का दौर बदस्तूर जारी रहता है। धीरे धीरे वो दौर भी आया जब क्लोडिया को हेल्यूसिनेशन होने लगे, उसको भ्रम होने लगे और वो कहती थी कि उसको भूत प्रेत दिखाई देते, एंजल्स और डीमंस दिखाई देते हैं। और जैसा कि बताया गया है कि क्लोडिया और अल्फ्रेडो के बीच में जो शख्स था वो था क्लोडिया के स्कूल का ही एक टीचर जिससे क्लोडिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो ऑब्वियस सी बात है कि शादी को सस्टेन करना अब बहुत मुश्किल था। तो एज नतीजतन अल्फ्रेडो और क्लोडिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 1989 की शुरुआत में हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि क्लोडिया को लाउड वॉइसेस सुनाई देने लग जाती है डीमंस और एंजल्स की, ये ऐसा उसका कहना था। अब वो चाहती है कि वो उसके एक्स हस्बैंड को कॉल करे, उससे बात करे, उससे कुछ राय मशवरा करे, लेकिन उसको पता था कि उसका एक्स हस्बैंड वो यही कहेगा कि वो पागल हो चुकी है और उसके बस में कुछ है नहीं और वो सिर्फ नौटंकी कर रही है। 13 अप्रैल 1989 की रात की बात है। अल्फ्रेडो जो कि स्कूल से बच्चों को पिक करता है क्लोडिया के घर छोड़ता है। वो अभी भी क्लोडिया से प्यार करता था। वो क्लोडिया को समझाने की कोशिश करता है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्फ्रेडो को कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी गुमान हो चुका था कि क्लोडिया है उसका फादर रेमोन के साथ अफेयर है। तो जब वो क्लोडिया से इस बारे में पूछता है तो क्लोडिया भड़क उठती है और यहाँ पर एक टेरिबल फाइट, एक गर्मा गर्मी वाली बहस होने के बाद अल्फ्रेडो बच्चों को बिस्तर में सुलाकर अपने घर चला जाता है। लेकिन ये जो लड़ाई हुई थी इससे क्लोडिया है उसको फिर से एक साइकोटिक अटैक आता है और 23 अप्रैल रात की ये बात थी और 24 अप्रैल सुबह 5 बजे उसको फिर से डीमंस की, एंजल्स की आवाज़ें आनी सुनाई देती है और वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से उसको बता रही थी कि उसका जो मदरलैंड है, जो उसका खुद का शहर है मैसेटलैंड, वहाँ वो शहर पूरा का पूरा गायब हो चुका है और वहाँ पर जो भी सारे लोग थे वो भूत बन चुके हैं। तो क्लाउडिया इस चीज़ से डिस्टर्ब होती है, वो नींद से जगती है और वो पहले ये फैसला करना चाहती थी कि ये जो आवाज़ें आ रही है ये रियल है या सिर्फ उसका हेल्यूसिनेशन है। लेकिन चूँकि
क्लोडिया खुद भी किसी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित थी, तो उसको लगता है कि ये आवाज़ें रियल है। क्लोडिया अपनी एक दोस्त वेरोनिका को फ़ोन लगाती है और उससे इन सब के बारे में बताती है। वेरोनिका उससे कहती है कि वो सुबह तक वेट करे, तब तक वेरोनिका उसके घर आ जाएगी और उसको काम डाउन करेगी। लेकिन क्लोडिया उसकी ये जो एडवाइस है नहीं सुनती, सोने नहीं जाती। इसकी बजाय वो जाती है अपने किचन में और किचन से वो 3 चाकू उठा कर लाती है। 3 चाकू उठाती है और सबसे पहले एक चाकू को लेकर जाती है अपने बेटे अल्फ्रेडो के कमरे में, जो कि एक कमरे में सोया हुआ था और दूसरे कमरे में दोनों बेटियां सोई हुई थी। तो अब क्लोडिया जाती है अपने बेटे के कमरे में, उसका लेफ्ट हैंड उठाती है और उसको चाकू से इतना तेज़ मारना शुरू करती है कि पूरा हाथ उसके बेटे का अलग हो चुका होता है। इस बीच वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है अल्फ्रेडो, तो उसकी दोनों बेटियां जो थी उनकी आंख खुल जाती है। जो बड़ी वाली बेटी थी क्लोडिया मारिया, वो कमरे में आती है। लेकिन जब तक ये बेटी आती तब तक अल्फ्रेडो का राइट हैंड भी कट चुका था और उसको इतने बार चाकू मारे जा चुके थे, राइट हैंड भी काटा जा चुका था। और जब क्लोडिया अपनी बड़ी बेटी को वहाँ पर देखती है तो वो सीधा उसके पेट में चाकू मारना शुरू कर देती है और वो चाकू इतने ज़ोर से मारती है कि जो बड़ी लड़की थी उसका लंग पंक्चर हो जाता है और वह मुश्किल से भाग पाती है। और वो जैसे ही नीचे भागती है तब तक क्लोडिया अपनी सबसे छोटी बेटी थी उसके बेडरूम में जा चुकी थी। वह उसको भी चाकू गोद कर मारती है। छोटी बेटी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाती और वो भी कुछ ही देर में मर जाती है। अब ये जो बड़ी लड़की थी, ये जब नीचे रेंग रही होती है, नीचे रोड पर जाने को कोशिश कर रही होती है, तभी क्लोडिया वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि उसकी बड़ी बेटी बेहोश हो चुकी है और वो इसकी बेहोश बॉडी पर तब तक चाकू मारना जारी रखती है जब तक कि वो मर ना जाए। उसके बाद वो अपनी ये जो बेटी है बड़ी, इसकी लाइफलेस बॉडी को, इसकी डेड बॉडी को अपने मेन बेडरूम में ले जाती है। वहाँ पर अल्फ्रेडो की लाश को भी ले जाती है और उसकी जो छोटी बेटी थी उसकी लाश को भी ले जाती है और तीनों लाशों के साथ इस तरह से सो जाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ सोती है। बच्चों को कंबल ओढ़ा देती है और उसके बाद वो खुद की हथेली, खुद की रिस्ट, खुद की हाथ की नस काटने की कोशिश करती है। खुद के ब्रेस्ट में भी वो चाकू मारती है, लेकिन वो खुद को कत्ल नहीं कर पाती। अब जैसा कि इसने अपनी फ्रेंड वेरोनिका को कॉल किया था और वादे के मुताबिक वेरोनिका अगली सुबह आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलती है क्लोडिया। जब वेरोनिका क्लोडिया को देखती है तो वो हैरान परेशान हो जाती है। वो देखती है कि क्लोडिया पूरी तरह से खून में रंगी हुई, उसके कपड़े खून में सने हुए, और वो देखकर ये पहले मर्तबा ये अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है कि क्लोडिया के ऊपर किसी ने अटैक किया हो। क्लोडिया कुछ भी नहीं कहती। वेरोनिका सीधा अपस्टेयर्स जाती है और वो देखती है कि उसके तीनों बच्चे कंबल ओढ़े सो रहे हैं। लेकिन जब वो कंबल हटाती है तो वो देखती है कि तीनों बच्चे मारे जा चुके। जब वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है, पुलिस घर आती है, तो पुलिस कमांडर अल्बर्टो, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि घर का माहौल एक हॉरर मूवी के सीन जैसा था। पूरे घर में खून, बाथरूम में खून, अल्फ्रेडो के कमरे में खून, मेन बेडरूम था उसमें खून, तीनों बच्चे लेटे हुए हैं और उनके पास में उनकी माँ लेटी हुई है क्लोडिया। और क्लोडिया उन तीनों को ऐसे सीने से लगाए हुए जैसे उसने उनका कत्ल कभी किया ही नहीं, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और उसने अपने परिवार को, अपने फैमिली को एक खराबे में तब्दील कर दिया, उसका ऐसा एहसास तक नहीं। क्लोडिया की आंखें आधी खुली आधी बंद। यहाँ पर पुलिस को लगा कि शायद क्लोडिया भी मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब पुलिस क्लोडिया की नेक की पल्सेस के द्वारा चेक करती है तो पता चलता है कि क्लोडिया भी जिंदा है। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और क्लोडिया को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब सीन की जांच पड़ताल होती है तब पता चलता है कि जिस रूम में क्लोडिया और ये तीनों बच्चे सो रहे थे उसमें 2 किचन नाइफ थे, एक 41 सेंटीमीटर का, दूसरा 33 सेंटीमीटर का, जो कि अपने आप में काफ़ी लंबे हैं, और तीसरा जो चाकू था वो किचन में पड़ा हुआ था जो कि खून से सना हुआ था, और ये जो दोनों दूसरे चाकू थे ये बिल्कुल क्लीन थे, और तीसरा जो खून में सना हुआ चाकू था उसकी लंबाई थी 31 सेंटीमीटर।
अब क्लाउडिया को इसके 2 दिन बाद होश आता है। जब होश आता है पुलिस उसका बयान लेती है और जब पुलिस बताती है कि क्लाउडिया ने अपने बच्चे के साथ क्या किया तो क्लाउडिया शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने बच्चों से बेहद प्यार है, वो बहुत अच्छे हैं, शरारत भी नहीं करते, कोई मजाक मस्ती कुछ भी नहीं करते, मैं उनको क्यों ही मारूंगी। और ये जो बयान हुआ था क्लाउडिया का रिकॉर्ड, ये हुआ था 27 अप्रैल 1989 के दिन। लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। अब क्लाउडिया से पुलिस पूछताछ करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो पहली मर्तबा क्लाउडिया बताती है कि उसको ऐसा करने के लिए जो स्कूल का फादर है रेमन, उसने मजबूर किया था टेलीपैथी के ज़रिए, जिस पर अपने आप में भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा वो रीज़न बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे वापस सलाह मशवरा करना चाहता था, वो साथ में रहना चाहता था, मेरे आपसे सुलह करना चाहता था। दूसरी तरफ जो फादर रामोन है वो भी चाहता था कि मुझसे शादी करे। और ये दोनों जो है मुझे मेंटल प्रेशर दे रहे थे। उनका मेंटल प्रेशर इतना हाई था कि मैं अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पाई। फिर अगले बयान में क्लाउडिया खुद के इस बयान से मुकर जाती है। वो बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि सुबह सुबह वेरोनिका ने जब दरवाज़ा खटखटाया था तब मैंने दरवाज़ा खोला था। इसके अलावा मुझे ना तो ये याद है कि मैंने बच्चों के साथ क्या किया, मैंने उनको कंबल उड़ाया कि नहीं उड़ाया, उनको सुलाया कि नहीं सुलाया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वेरोनिका जब गेट पर आई तब मैंने उसके लिए गेट खोला था। क्लाउडिया इस तरीके से बात कर रही थी जैसे उसके बच्चे ज़िंदा ही हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। और कभी कभी उसके बयान को सुनकर लगता है कि इसको पता है कि इसके बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उसकी बातों से कभी लगता है कि नहीं, इसको कुछ भी नहीं पता कि बच्चे मर चुके हैं और उसकी कत्ल उसने खुद ने किया है। अब यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ फैसला करती है कि वो क्लाउडिया की जांच करवाएगी किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से। और जब चेक किया जाता है तब सामने आता है कि क्लाउडिया को स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है, उसको हेल्यूसिनेशंस होते हैं, उसको भ्रम होते हैं और एक तरह से ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। हालांकि क्लाउडिया को इस बात में क्लियर कर दिया गया था कि उसने इरादतन ये हत्या की है, लेकिन अब चूँकि उसने जुर्म तो किया है तो इसके लिए उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलता है और उसको सज़ा सुनाई जाती है 30 साल की जेल। 30 साल की जेल उसको सुनाई जाती है। और उसको जिस जेल में रखा जाता है, चूँकि उसका मेंटल डिसऑर्डर इतना ज़्यादा था कि उसको शहर से 16 माइल की दूरी पर एक हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब ये जो क्लाउडिया थी, इसको ना सिर्फ ये स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर था, इसको एपिलेप्सी का अटैक भी पड़ता था। और ये रीज़न सामने आया कि जिस रात को उसने सब किया उसको एपिलेप्सी का अटैक पड़ा और वो 1 से 2 मिनट के लिए रहता है। और जब उसने 1 से 2 मिनट के बीच में ये सब काम किया तो फिर उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और उसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, इमोशनल जो टर्मोइल है, उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर एक माँ है, उसको भी सज़ा मिली है, एक औरत है, उसको भी सज़ा मिली है, जबकि गलती किसकी ये कहा नहीं जा सकता। तो अब क्लाउडिया का जो मकान है वो इस शहर के लिए एक टूरिस्ट हब बन चुका है। टूरिस्ट आते हैं, इसको देखते हैं और इस घटना को याद करते हैं। आसपास के पड़ोसियों ने कई बार पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है कि मेहरबानी करके इसको आगे आसपास तारबंदी कर दी जाए ताकि ये लोग आना बंद कर सके और हमें इस हॉन्टेड इंसिडेंट की याद ना दिलाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो चौंकाने वाली है और शायद डराने वाली भी है। एक साइंटिस्ट है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करता है। जब उससे पूछा गया और उसकी टीम ने इस पर रिसर्च की तो वो कहता है कि ये जो क्लाउडिया का घर है, जब इसमें एंटर करते हैं तो इनकी मशीनों में आता है कि किचन में एक लड़की खड़ी है जिसके पजामा जो है उस पर ब्लड लगा है, पूरी खून में सनी हुई है, उसके हाथ में चाकू है, बाल बिखरे हुए हैं। इनका एक क्लाउडिया के पड़ोस में एक लड़का है जो छोटा बच्चा है, उसका भी कहना था कि जब वो फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉल को इसके घर में पहुंचा देता है और जब वो घर में फुटबॉल को लेने जाता है तो उसने भी सेम केस देखा है कि किचन में एक लड़की है जिसके कपड़े खून में सने हुए हैं और वो हाथ में चाकू लिए बाल बिखराए हुए खड़ी है। कई लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने कई बार चीज़ों को हिलते हुए देखा है बिना किसी अपेरेंट रीज़न के। इस मकान को कई बार बेचा भी गया और लोगों ने इसको ख़रीदा भी, लेकिन रहने के लिए कोई नहीं आया।
30 साल के बाद जून 2019 में क्लोडिया रिहा हो गई, लेकिन क्या वो लोगों के साथ घुल मिल पाई? और जबकि इस बात के बारे में लोगों को पता है कि क्लोडिया ने अपने बच्चों के साथ क्या किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। गुड बाय, शुक्रिया।